गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना चैप्टर 4 करेंगे। चैप्टर 4 किसके बारे में? अपना यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे क्या मीनिंग होते हैं सब चीज़ों का। ठीक है, हमारे करने का तरीका वही रहेगा। पहले हम थ्योरी करेंगे, ठीक है, फिर हम PYQ करेंगे, फिर अपना लेटेस्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो इसमें हम पढ़ेंगे क्या, थ्योरी में हम क्या पढ़ेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे आर्टिकल 1 to 4 और आपका इवोल्यूशन क्या हुआ स्टेट्स का। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आर्टिकल 1 से। आर्टिकल 1 क्या कहता है आपका? आर्टिकल 1 सिंपल आपका क्या कह रहा है कि इंडिया डेट इज भारत, ठीक है, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया डेट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हमने यूनियन ऑफ स्टेट ही क्यों बोला? या BR अम्बेडकर ने यूनियन ऑफ स्टेट ही आपका क्यों चूज किया? इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो सेंटर या यूनियन, यूनियन और स्टेट के बीच में कोई भी आपका एग्रीमेंट नहीं हुआ कि स्टेट और सेंटर आपका साथ मिलके एक इंडिया का एक स्टेट का गठबंधन करें। मतलब स्टेट आपके डजंट फॉर्म एज एन रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, पहला मीनिंग ये है। दूसरा मीनिंग क्या है कि स्टेट के पास में कोई भी अधिकार नहीं है वो आपके यूनियन को छोड़ के जा सके। मतलब स्टेट डजंट हैव राइट टू सिसीड। ठीक है, तो पहला मीनिंग क्या है कि स्टेट आपके कोई भी एग्रीमेंट के तहत नहीं बना कि भाई आप स्टेट और सेंटर के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है। दूसरा क्या है, स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो छोड़ के जा सके आपके फेडरेशन को। ठीक है, तो इसका मीनिंग है यूनियन ऑफ इंडिया। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स में क्या देखते हैं हम, अमेरिका के यदि हम एग्जांपल लेते हैं तो वहाँ सेंटर और आपके स्टेट के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है कि वो आपका जो फेडरेशन है उसको छोड़ के भी जा सकते हैं अमेरिका के केस में। ठीक है, लेकिन इंडिया के केस में ये ऐसा नहीं है। इसलिए हमने क्या किया, इंडिया डेट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसके और मीनिंग देखिए तो हम और क्या हो सकते हैं इसका मीनिंग। सिंपल क्या है, आर्टिकल 1 से हम क्या डिनोट करते हैं? पहली क्या डिनोट करने लग रहे हैं हम कि इंडिया के आपके दो नाम है, टू नेम्स। पहला इंडिया और भारत। इंडिया क्या हो गया आपके दो नियम है, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं, आपका जो फेडरेशन है ना वो आपका यूनियन है। इसका मीनिंग क्या है कि जो आपका यूनियन है वो क्या है, इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, जो हमने देखा कि स्टेट के पास में कोई अधिकार नहीं है यूनियन को छोड़ के जाने का या फेडरेशन को छोड़ के जाने का। ठीक है, दूसरा और पहला क्या देखते हैं कि कोई रिजल्ट, कोई एग्रीमेंट से नहीं बना है कि भाई आपका कोई भी स्टेट और सेंटर के बीच में एग्रीमेंट हुआ और फिर वो आपका एक यूनियन बनाती है। ठीक है, और हमें क्या पता लगता है, और हम क्या जान सकते हैं आपके आर्टिकल 1 से? आर्टिकल 1 से हम क्या जानेंगे कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इनमें क्या डिफरेंस है। आगे हम बहुत यूज़ करेंगे इन वर्ड का, यूनियन ऑफ इंडिया का। तो इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है कि इन सब चीज़ों में क्या डिफरेंस है। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया क्या बात करती है, ओनली स्टेट्स की। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया क्या बात कर रही है, ओनली स्टेट्स की। टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बिगर टर्म है, यदि हम देखें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टेट्स के साथ साथ में
आपका जो यूटीज हैं वो प्लस में, या जो भी आपकी गवर्नमेंट एक्वायर करती है फॉरेन टेरिटरी को फ्यूचर में, फॉरेन टेरिटरीज, ठीक है, एक्वायर बाय आपका स्टेट, ठीक है। तो ये टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए बिगर टर्म देन यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एक बड़ी टर्म है। और हम इसमें क्या देख सकते हैं फिर, आर्टिकल 1 में हमने क्या देखा, इंडिया डेट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन स्टेट। इंडिया के इससे दो नाम पता लगे, इंडिया और भारत। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब हमने देखा, क्यों हमने चूज किया, क्योंकि स्टेट के पास में कोई आपका अधिकार नहीं है ऐसा कि एग्रीमेंट के तहत आए हैं, दूसरा छोड़ के जाने का, ठीक है। और दूसरा फेडरेशन का मीनिंग ही यूनियन है यहाँ पे, क्योंकि आप तोड़ नहीं सकते उस चीज़ को, ठीक है। फिर हमने देखा टेरिटरी ऑफ इंडिया एक बिगर टर्म है देन यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम आर्टिकल 2 देखते हैं आपका। आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 सिंपल आपका एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, किसके रिगार्डिंग, एम्पावर पार्लियामेंट टू एडमिट और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स इनटू यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मीनिंग क्या है हम अभी समझते हैं। इसका मीनिंग ये है कि ये आर्टिकल 2 आपके पार्लियामेंट को अधिकार देता है, यदि कोई यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है और उसमें आपको कोई नया स्टेट एडमिट करना है, एस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो वो आपके अंडर आर्टिकल 2 के तहत पार्लियामेंट ये सब कर सकती है। यूनियन ऑफ इंडिया हमने बोला था क्या है, जो ओनली स्टेट्स को डिनोट कर रहा है। अब इसमें एडमिट और एस्टेब्लिश का मीनिंग क्या है, एस्टेब्लिशमेंट या क्रिएशन की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एडमिट का मीनिंग क्या है, सिंपल, कि कोई आपका पहले से कोई स्टेट तो है, ठीक है, वो यूनियन का पार्ट नहीं है, फॉरेन टेरिटरी है जिसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, आप एक पॉलिटी आपकी पहले से ही वहाँ पे चलने लग रही है, उसको आप यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करते हो। उसका एग्जाम्पल क्या है, प्राइम एग्जाम्पल सिक्किम, ठीक है। सिक्किम पहले आपका एक प्रिंसली स्टेट था 1947 के तहत, आपका चौग्याल रूलर्स के अंडर, ठीक है। और उसको हमने 1975 में एक पूरा फुल फ्लेज स्टेट आपके एडमिट किया था यूनियन ऑफ इंडिया में 1975 में, ठीक है। तो और एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन की बात करें तो प्राइम एग्जांपल आपका नागालैंड। नागालैंड क्या था, नागालैंड एक असम का पार्ट था पहले, फिर हमने उसको क्या किया, एक स्टेट का दर्जा दिया, कब, 1963 में, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट और क्रिएशन क्या किया हमने, नागालैंड को एस्टेब्लिश किया हमने, ठीक है। और एडमिशन का मीनिंग क्या है, कि वहाँ पे पहले से ही कोई ऐसा सेटअप था पहले से ही, लेकिन हमने अपना अपने यूनियन ऑफ इंडिया में उसको टेक पार्ट किया है, तो अंडर आर्टिकल 2 एडमिशन के तहत किया है, ठीक है, मतलब आपको पता लग गया। फिर हम आप बात करेंगे आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, कि कुछ भी फॉर्म करना हो आपको, मतलब कुछ बनाना हो या कुछ भी चेंज करना हो, फॉर्मेशन एंड चेंजेस किसके अंदर, इनटू एग्जिटिंग मतलब जो पहले से ही है, एग्जिटिंग स्टेट्स ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि यदि कोई भी पहले से ही स्टेट है और आपको उसके अंदर कुछ चेंज करना हो, आर्टिकल 2 क्या कहने लग रहा था, यूनियन ऑफ इंडिया में आपको कोई ना कोई स्टेट एडमिट करना हो या एस्टेब्लिश करना हो, मतलब बाहर से हम स्टेट कोई ना कोई बना रहे हैं अंदर लाके, ठीक है, वो तो आपका करेगा आर्टिकल 2। यदि जो अंदर ही कोई चीज़ है उसको हम एडजस्ट करने लग रहे हैं, उसकी स्टेट की, क्या एडजस्ट करने लग रहे हैं हम, स्टेट की बाउंड्री को, या हम फॉर्म कर सकते हैं एक न्यू स्टेट, फॉर्म ए न्यू स्टेट, ठीक है। जैसे ऑल्टर ऑल्टर द बाउंड्री, ऑल्टर द ऑल्टर का मीनिंग क्या होता है, चेंज करना, ठीक है, या डिमनिश करना, किसको डिमनिश करना, या इंक्रीज करना, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट, फॉर्म ए न्यू स्टेट फ्रॉम द जो एग्जिटिंग स्टेट है उसको अलग करके या जोड़ के, जैसे भी आप करना चाहो, ठीक है। तो ये आपके, आप ऐसे आर्टिकल 3 के अंदर हम क्या बोलते हैं, कि पार्लियामेंट आपकी इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकती है। अब इसमें आप दो तीन चीज़ याद रखोगे, क्या चीज़ याद रखोगे, कि जब भी आर्टिकल 3 के तहत
पार्लियामेंट कोई भी रीएडजस्टमेंट करने लग रही है, तो पहली चीज याद रखना है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए आपको। प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन इज नीडेड। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन, मतलब पहले आपको प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, फिर आप ये काम कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, उससे पहले प्रेसिडेंट विल टेक द व्यू पॉइंट ऑफ स्टेट इन विच आर्टिकल 3 इज इम्पोज्ड। ठीक है, मतलब उस स्टेट पे यदि कोई चेंज होने लग रहा है, या उससे कोई नया स्टेट बनने लग रहा है, या उसकी बाउंड्री में कुछ हम डिमिनिश कर रहे हैं या इंक्रीज करने लग रहे हैं, ठीक है, तो स्टेट व्यू पॉइंट लेगा। ठीक है, इन विच आर्टिकल 3 इज इम्पोज, ये व्यू पॉइंट लेगा, एक स्पेसिफाइड टाइम गिवन रहेगा कि आपको इतने टाइम में अपना व्यू पॉइंट देना है। और जो भी स्टेट व्यू पॉइंट देगा, ठीक है, वो आपका मैंडेटरी नहीं है पार्लियामेंट पे कि उसको, नॉट मैंडेटरी on parliament to act upon that viewpoint। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है, जो भी स्टेट ने व्यू पॉइंट दिया है तो उस पे पार्लियामेंट पे कोई भी ऐसी मैंडेटरी एक्सरसाइज नहीं है कि वो उस व्यू पॉइंट को माने ही माने। ठीक है, तो वो मना भी कर सकती है स्टेट के व्यू पॉइंट को। ठीक है, और इस, ये तो आपकी होगी दो कंडीशंस, जिस कंडीशन पे आर्टिकल 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इससे हमें पता क्या लगता है, आर्टिकल 3 के तहत हमें क्या पता लगता है, दो तीन चीजें हम ड्राइव कर सकते हैं क्या। पहली बात कि पार्लियामेंट कैन रीड्रो पॉलिटिकल मैप एज पर इट्स विल। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग सिंपल ये है कि पार्लियामेंट अपने हिसाब से जो पॉलिटिकल मैप है इंडिया का उसको चेंज कर सकती है। क्यों कि सिर्फ उसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, दूसरा स्टेट का सिर्फ व्यू पॉइंट चाहिए। ठीक है, और इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं चाहिए अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, जो भी आप इसमें चेंज करना चाह रहे हो सिंपल मेजोरिटी से पास करवा के पार्लियामेंट से, तो आप चेंज कर सकते हो, उसमें कोई भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट अंडर आर्टिकल 368 की तहत नहीं है, जरूरत नहीं है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है कि स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, मतलब स्टेट्स की जो टेरिटरी आपकी स्टेट्स की रहनी ही चाहिए, या स्टेट्स का वो अधिकार है, ठीक है, वो आपकी गारंटेड नहीं है। स्टेट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इज नॉट गारंटीड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि जो स्टेट्स की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को गारंटी करता हो। ठीक है, तीसरी चीज क्या है आपकी कि इंडिया में जो हम देखते हैं, इंडिया में हम क्या बोल सकते हैं, इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अब इसका मीनिंग क्या है कि यूनियन तो आपका एक पार्ट है, पूरा इंडिया एक यूनियन है। ठीक है, वो आपका तोड़ नहीं सकते हो आप। मतलब हमने देखा था ना कि आर्टिकल 1 में क्या बोलने लग रहे थे, यूनियन ऑफ इंडिया हम क्यों बात कर रहे थे, क्यों, क्योंकि स्टेट के अंदर पावर नहीं है कि वो यूनियन को छोड़ के चला जाए। ठीक है, क्यों, क्योंकि स्टेट और सेंटर के बीच में कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, हमने अपने, फिर हमने स्टेट्स बनाए क्यों हैं, स्टेट्स हमने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए बनाए हैं कि भाई आपकी गवर्नेंस है वो अच्छे से रन कर पाए, इसलिए हमने स्टेट्स को बनाया। ठीक है, तो इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स क्यों बोलने लग रहे हैं कि हम स्टेट्स को अपनी मनचाही पार्लियामेंट अपने विल के अकॉर्डिंग उसको आपकी तोड़ सकती है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि नए स्टेट आपके कैसे बनते हैं, उस हिसाब से हम ये लाइन और अच्छे से समझेंगे। यदि यही हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में क्या है कि इनडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, मतलब वहाँ स्टेट्स की इंडिपेंडेंस बहुत है। ये ऐसे नहीं कि भाई आपकी मर्जी हुई आपने स्टेट्स को डिमिनिश या आपने ऑल्टर कर दी बाउंड्रीज। ठीक है, ये आपका हो गया आर्टिकल 3। अब हम आर्टिकल 4 की बात करेंगे। आर्टिकल 4,
आर्टिकल 4 सिंपल यही बोलता है कि जो भी आप आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर कोई भी लॉ, कोई भी आप लेजिस्लेशन लेके आते हो, ठीक है, वो आपका सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मेड फॉर लॉज मेड अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, ठीक है, नीड्स ओनली सिंपल मेजोरिटी। नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, या आप सिंपल मेजोरिटी से आप अपना लॉ मेकिंग कर सकते हो इसमें। ठीक है, उसमें 368 जो हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर गिवन है उसके तहत आपको जाने की जरूरत है। ठीक है, अभी जो अब कुछ बच्चों को डाउट होता है कि ये आपका बाउंड्री सेटलमेंट क्या होता है, ठीक है, सीड ऑफ द बाउंड्री क्या होता है, बाउंड्री एक्सचेंज का सिस्टम क्या होता है, तो हम वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसमें कि एक होता है आपका बाउंड्री सेटलमेंट। ठीक है, किस में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चाहिए, किस में नहीं चाहिए। एक होता है सीड ऑफ बाउंड्री, सीड ऑफ टेरिटरी, सीड मतलब देना, ठीक है, और तीसरा क्या है, बाउंड्री एक्सचेंज, या या हम बोल सकते हैं टेरिटरी एक्सचेंज। टेरिटरी मतलब जो आपका एरिया होता है। ठीक है, तो बाउंड्री सेटलमेंट मतलब इसका मीनिंग क्या है कि जो भी दो स्टेट हैं उसके बीच में बाउंड्री पूरी आपकी, उन्हें पता है कि उनका एरिया कौन सा है और आपका एरिया कौन सा है। सिंपल उसमें क्या करना है, इसमें मार्किंग ऑफ बाउंड्री करना है। इसमें ना ही आपको कोई बाउंड्री देनी है ना ही कोई लेनी है। ठीक है, इसमें सिर्फ मार्किंग ऑफ बाउंड्री करना है। ठीक है, तो इस ये कैसे हो जाएगा, ये आपका एग्जीक्यूटिव एक्शन, मतलब गवर्नमेंट खुद से ये कर पाएगी, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या एक्ट की जरूरत नहीं है आपको, ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन से आपका सिंपल हो जाएगा। नो नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जैसे कि हम मान लें कि भाई इंडिया और नेपाल के बीच में दोनों को पता है कौन कौन सी बाउंड्री है उनकी, ठीक है, लेकिन मार्किंग नहीं हो रखी है आज तक। तो उस मार्किंग को करने के लिए हम सिंपल एग्जीक्यूटिव एक्शन से हम वो मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, सीड ऑफ टेरिटरी का मीनिंग क्या होता है, जब कोई एक कंट्री दूसरी कंट्री को अपनी टेरिटरी देती है, अपना एरिया देती है, ठीक है, उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जरूरत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नीडेड है। एग्जाम्पल क्या देंगे हम, जब हमने बेरूबारी यूनियन जो अपना टेरिटरी थी, ठीक है, वो आपने बांग्लादेश को जब दी थी, उसके लिए आपने 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत दी थी। हमें वो प्रस्तुत करना पड़ा था अपना 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके तहत हमने बेरूबारी जो यूनियन टेरिटरी हमारी थी वो हमने बांग्लादेश को दी थी। ठीक है, ये तो होगी टेरिटरी देनी। अब दूसरा है टेरिटरी एक्सचेंज करनी, कि भाई आप कुछ ले लो हम कुछ ले लेते हैं। ठीक है, उसमें भी आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, वो आपका जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल फिर देंगे तो हम, यदि हम देखते हैं 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, उसमें क्या हुई है आपकी आपकी लैंड एक्सचेंज हुई है, किसके बीच में हुई है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, ठीक है, इसमें इंडिया ने कितने दिए, 111 इंक्लेव्स। ठीक है, और यदि हम वही आपकी बांग्लादेश को देखें तो 1151 इंक्लेव्स बांग्लादेश ने इंडिया को दिए और इंडिया ने 111। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है याद करना। तो सिंपल आपको समझ आ गया, बाउंड्री यदि सेटलमेंट करनी है तो वो एग्जीक्यूटिव एक्शन से हो सकती है। ठीक है, यदि आपको बाउंड्री देनी है तो उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट की ज़रूरत होती है। ये हमने एग्जाम्पल से भी देखे हैं। ठीक है, और यदि टेरिटरी भी एक्सचेंज करनी है तो उस वो भी आपको एक अमेंडमेंट एक्ट के तहत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हो गया आपकी फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट हमारा इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स और यूटीज। ठीक है, यदि हम देखें, आपका हमने पढ़ा था
इंडिपेंडेंस एक्ट आपका 1947 का, उसमें क्या बोला था कि आप इंडिया का पार्ट बन सकते हो, पाकिस्तान का बन सकते हो, ठीक है, या इंडिपेंडेंट रह सकते हो, जो भी प्रिंसली स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहे तो, ठीक है। अब उस टाइम यदि हम देखते हैं तो आपके पास 552 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है, जिसमें से 549 ने बोला कि इंडिया के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन 3 बोले कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे या पाकिस्तान के साथ जाएंगे, ठीक है। 3 स्टेट कौन से थे आपके? हैदराबाद, आपका जूनागढ़, ठीक है, और आपका जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद को हमने कैसे ज्वाइन किया फिर इंडिया में? तीनों स्टेट ये ज्वाइन हो गए। कैसे ज्वाइन किया हमने? ऑपरेशन पोलो चलाया था आपका, जिसको हम पुलिस एक्शन के तहत भी बोलते हैं। जूनागढ़ में हम रेफरेंडम किया था। रेफरेंडम क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी की पार्ट होती है। ये हमने अपने सैलियन फीचर जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था। और क्या होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पार्ट कौन से होते हैं आपके रेफरेंडम के अलावा? आपके रिकॉल, ठीक है, इनिशिएटिव, और आपका प्लेबिसाइड, ठीक है। फिर आपका जम्मू एंड कश्मीर हमने कैसे किया? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत, ठीक है। ये आपके फिर 552 कैसे प्रिंसेस स्टेट्स आपके ज्वाइन करते हैं, सारी आपकी इसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स की। ये तो हो गई प्रिंसेस स्टेट्स की कहानी। फिर हमने क्लासीफाई किया स्टेट्स को। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स में क्या किया हमने? ग्रुप बना दिए, ठीक है। ग्रुप ABCD। आपको याद क्या रखना है? सिर्फ डी में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आता है, बाकी आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। अब हमने क्लासिफिकेशन तो कर दी स्टेट्स की। अब हम देखना चाह रहे थे कि स्टेट्स को हम कैसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने सिंपल क्या किया? कुछ कमेटीज कमीशन बनाना स्टार्ट किए कि स्टेट को हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देखें? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो उसमें हम क्या देखेंगे? कमीशन हमने बनाए हैं। पहला कमीशन हमने कौन सा बनाया? फर्स्ट SK धार कमीशन बोलते हैं हम, ठीक है। धार आपके कौन थे? धार आपके SK धार चेयरपर्सन थे, ठीक है। कब बनाए? 1948 में। उन्होंने क्या बोला कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे आपका स्टेट की रीऑर्गेनाइजेशन ठीक नहीं है, रादर देन हमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की तरफ जाना चाहिए। कि मतलब उन्होंने क्या बोला? सिंपल आपका कि स्टेट्स शुड बी reorganized on the basis of एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब जिसमें गवर्नेंस की बेटरमेंट हो, रादर देन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है। अब इन्होंने अपनी जैसे जून 1948 में ये कमीशन बनता है, इन्होंने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट को नहीं माना। फिर आपका दूसरा कमीशन आया, ठीक है। दूसरा कमीशन आपका दिसंबर 1948 में आया, जिसका नाम था JVP कमीशन। ये JVP क्या फुल फॉर्म स्टैंड करती है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और आपका पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है। ये इन्होंने भी यही बोला कि आपके लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट की रिऑर्गेनाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब तीसरा कमीशन आपका क्या आया? फिर आपका तीसरा कमीशन आता है आपका, ये कब अपॉइंट होता है आपका? 1948 में, ठीक है। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन नॉट पॉसिबल ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, ठीक है।
फिर आपका तीसरा कमीशन आता है आपका फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन कब आता है आपका? ठीक है, फैजल अली कमीशन कब आता है आपका? 1953 में। ठीक है, 1953 में कब आता है? जब आपका 1 अक्टूबर 1953 को आपका आंध्र प्रदेश बन चुका था। किस बेसिस पे? ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, उस टाइम आपका यदि हम देखें तो किसकी कमेटी थी उस टाइम? वांगचू कमेटी थी आपकी। अब क्या बोला आपकी गवर्नमेंट ने कि बोला कि भाई आंध्र प्रदेश आपका एक स्टेट बन गया है तो इसके फिजिबिलिटी है कि हम और स्टेट्स बना सकें लिंग्विस्टिक बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि मांग भी और बढ़ने लगी कि भाई एक आपका स्टेट बन गया तो और मांगे बढ़ने लगी कि भाई हमारे स्टेट बनाओ लिंग्विस्टिक बेसिस पे। तो फैजल अली आपके 3 मेंबर थे इस कमीशन में। एक चेयरपर्सन थे आपके फैजल अली। ठीक है, 2 मेंबर और कौन थे आपके? KM पन्नीकर। ठीक है, और HN कुंजरू। ठीक है, कुंजरू। ठीक है, HN कुंजरू और आपके KM पन्नीकर थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला? बोला ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को हम रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। स्टेट्स कुड बी रीऑर्गेनाइज्ड, बट अब एक कंडीशन लगा दी। बट कंडीशन क्या थी? सिंपल, कि बोले कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट ये नहीं होगा आपका कि भाई एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट हो। ठीक है, ये रिजेक्टेड, ये इन्होंने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, बोले लिंग्विस्टिक बेसिस पे कर देंगे। ठीक है, लेकिन 1 लैंग्वेज 1 स्टेट है, ये आपका जो आइडिया है ये हम प्योरली रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, इनका जो प्रपोजल मान लिया गया आपका। प्रपोजल आपका 1955 में इन्होंने अपनी जो कमीशन की रिपोर्ट थी वो आपकी सबमिट करी और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एक्ट जो आता आपका 1956 में वो आता है। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आते हैं। ठीक है, उसमें क्या हुआ आपका? जो भी ग्रुप्स थे, ग्रुप्स ऑफ स्टेट देखे थे हमने ABCD। ठीक है, उनको हमने नल एंड वॉइड कर दिया। ठीक है, और हम क्या लेके आए? 14 स्टेट्स और 6 UTs लेके आए। ठीक है, तो याद क्या रखना है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन एक्ट है वो किसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया? फैजल अली कमीशन के आपके फैजल अली कमीशन के रिकमेंडेशन से आया है। ठीक है, ग्रुप ABCD है वो आपका रिजेक्ट होकर 14 स्टेट और 6 आपकी UTs बन गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं 14 स्टेट बन चुके हैं आपके। अब क्या होता है कि 1960 में आपके 15 स्टेट्स की एक न्यू स्टेट बनता है, 15 स्टेट, जिसको हम बोलते हैं गुजरात। गुजरात कहाँ से बने? पहले था बॉम्बे। ठीक है, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना आपका। क्यों? क्योंकि गुजराती पीपल आपका गुजरात मांग रहे थे, मराठी पीपल आपका महाराष्ट्र मांग रहे थे, तो बॉम्बे का हमने महाराष्ट्र और गुजरात में डिवाइड कर दिया। तो 16 स्टेट आप जो 15 स्टेट आपका वो बन गया आपका गुजरात। ठीक है, अब यदि हम देखते हैं तो हम देखते हैं आपका 1954 में, ठीक है, दादर एंड नगर हवेली को, ठीक है, हमने लिबरेट कर लिया। कहाँ से? पुड्डू, सॉरी, कहाँ से? पोर्टुगीज से। ठीक है, लेकिन हमने इसको यूटी कब बनाया आपका? 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसको हमने यूटी बनाया। कब? 1961। और यदि हम इस अब का स्टेटस देखें नाउ, तो ये 2020 में हमने क्या किया है कि दादर एंड नगर हवेली को एंड दमन एंड दीव को आपको मर्ज कर दिया है। एक नई यूटी बन गई आपकी दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। कब बनी? 2020 में।
ठीक है। अब फिर आपका उसके बाद हम क्या देखते हैं कि आपका क्या बनता है, आपका गोवा, गोवा, दमन एंड दीव, तीन आपके दमन एंड दीव। ठीक है, ये कब बनते हैं, 1962। गोवा, दमन एंड दीव कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत बनते हैं, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या बनते हैं, यूटीज बनते हैं 1962 में। हमने ये कौन सा ऑपरेशन चलाना पड़ा इसको लिबरेट करने के लिए, ऑपरेशन विजय। ठीक है, किससे हमें इसको लिबरेट करना था, आपका पोर्तुगीज से। ठीक है, इतना आप याद रखोगे। अब ये यूटीज है, यूटीज को गोवा आपका स्टेट कब बना था, 1987 में, ये हम आगे भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई कंफ्यूजन। ठीक है, फिर आपका क्या आता है, हम पुडुचेरी के बारे में देख लेते हैं। पुडुचेरी के पहले हम क्या बोलते थे, पोंडीचेरी। ठीक है, पुडुचेरी कब नाम हुआ था इसका, 2006 में। ठीक है, ये क्या थी, एक फ्रेंच टेरिटरी थी। ठीक है, ये आपको हैंड ओवर कब कर दी थी, 1954 में। ठीक है, और कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने यूटी बनाया था, 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1962 में। ठीक है, यदि हम देखते हैं पौंडीचेरी की या पुडुचेरी की, 4 रीजन में डिवाइडेड है। ठीक है, कौन कौन सा, पुडुचेरी, कराईकल, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक है, माहे और यमन। यदि हम ये देखें तो ये 3 स्टेट में डिवाइडेड है, ये 4 रीजन। पुडुचेरी एंड कराईकल कहाँ है, तमिलनाडु में। माहे कहाँ है आपका, केरला में। यमन कहाँ आपका, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना, काफ़ी बार ये भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेट जो आता है, आपका 15 बन चुका था। आपका 16 स्टेट आपका कौन सा आता है, आपका नागालैंड। नागालैंड हमने कब देखा था, आर्टिकल 2 के तहत, जब हमने एस्टेब्लिशमेंट की बात की थी या क्रिएशन की बात की थी। कब बना था, 1963। 12 स्टेट कहाँ से बना था, आपका असम से। ठीक है, असम को सेपरेट करके हमने नागालैंड बनाया था। फिर हम जो बात करेंगे आपके, ये आपका कौन सा स्टेट था, आपका 16 स्टेट था। ठीक है, यदि हम आगे बात करते हैं तो आपका 17 स्टेट कौन सा बना था, आपका हरियाणा। हरियाणा चंडीगढ़ कब बने आपके, 1966 से। किसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे, शाह कमीशन। ठीक है, किससे सेपरेट हुए थे, पूरे आपके पंजाब रीजन से। ठीक है, और हरियाणा कौन सा स्टेट बना आपका, 17 स्टेट। ठीक है, 18 स्टेट कौन सा बना था आपका, हिमाचल प्रदेश। इसको हम पहले यूटी था, फिर आपका 18 स्टेट बन गया था। कब बना था, 1971। ठीक है, फिर हम देखेंगे आपका, एक हम याद रखेंगे, मेक माई ट्रिप। एक सेकेंड रुको, मेक माई ट्रिप। ठीक है, मेक माई ट्रिप में हम सिंपल क्या याद रखेंगे, MTP। MTP मतलब मेक माई ट्रिप, मतलब सिंपल हमने ऐसे ही इसको बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉरी, MTM मेक माई ट्रिप से हम ऐसे ही कुछ इसमें बनाने की ट्राई क्या कर रहे हैं कि आपका आपके अगले स्टेट हम याद पर कर पाए, मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। ठीक है, इसमें आपका कौन सा स्टेट बनता है, ये आपका 19th है, ये आपका 20th है, ये आपका 21st है। ठीक है, ये शायद आपके, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लें, मेक ट्रिप माइन। ठीक है, हम मेक माई ट्रिप की जगह इसको क्या करेंगे, मेक ट्रिप माइन। ठीक है, MTM। ठीक है, मणिपुर 19, त्रिपुरा 20, मेघालय आपका 21 आता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, सिक्किम। सिक्किम का हमने देखा था, सिक्किम आपका 22nd स्टेट बना था। कैसे, रेफरेंडम के तहत।
रेफरेंडम कब करवाया हमने? 1976 में। कौन रूलर थे यहाँ के? चोग्याल्स। ठीक है, दो आपके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आपको याद रखें, 35th और 36। 35th में हमने क्या किया था कि एक नया नाम दिया था हमने, सिक्किम को ऐड कर किया था एसोसिएट स्टेट अंडर आर्टिकल 2A। ठीक है, फिर हमने एसोसिएट स्टेट्स की जगह पूरा फुल फ्लैश स्टेट हो गया रेफरेंडम के बाद आपका। ठीक है, वो आपका 1976। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम याद करेंगे मैग 1987 या मैग 1987। जैसे मिग है ना, ऐसे मैग याद रखेंगे। मैग से हम याद क्या करेंगे? मिजोरम, आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और आपका गोवा। ये आपके कब बने थे स्टेट? आपके 1987 में। ठीक है, ये आपका कौन सा स्टेट है? 23rd, 24th एंड 25th आपका कौन सा है? गोवा। ठीक है, फिर हम क्या याद करेंगे? 23rd, 24th और 25th। ठीक है, फिर हम क्या याद करेंगे? आपका नेक्स्ट स्टेट जो आपके आते हैं तो वो हम कैसे याद करेंगे? CU जानू। ठीक है, CU जानू क्या है आपका? सिंपल छत्तीसगढ़। ठीक है, आपका उत्तरांचल। तो हम उत्तराखंड हम इसको बोलने लग गए थे। उत्तराखंड आपका कब बोला था हमने? नाम कब चेंज हुआ था? 2006 में। ठीक है, इसको उत्तरांचल। और आपका CU जानू मतलब J फॉर झारखंड। बने कब थे ये सारे? 2000 में। ठीक है, नाम कब चेंज हुआ था इसका? 2006 में। और 6 में हम उत्तराखंड बोलने लग गए थे।